अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुज़श्ता चंद लेक्चर्स में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन से मुतल्लिक काफ़ी तफसील पढ़ ली। बैंक बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में फ़र्क की बुनियादी वजूहात क्या हैं वो भी पढ़ ली। फिर एक क्वेश्चन जो कि रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे कि किस तरीके से रियल लाइफ में रिकन्सिलिएशन बनती है, ये जो यूनिक ट्रेडर्स वाला क्वेश्चन है ये कल मुकम्मल किया। प्राइमरीली हमने इसमें क्या टेक्निक ली कि हमने कहा कि हम कैश बुक की डेबिट साइड को स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड से मैच करेंगे और कैश बुक की क्रेडिट साइड को स्टेटमेंट की डेबिट साइड से मैच करेंगे, और फिर जो चीज़ें टिक हो जाएंगी वो मसाइल हल हो गए हैं, उनका कोई इशू नहीं है। और जो चीज़ें टिक नहीं हो सकेंगी ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से फ़र्क आ रहा है, और फिर हम उन चीज़ों को समराइज़ कर लेंगे, एक समरी की शक्ल दे देंगे, तो हमारे पास बैंक रिकन्सिलिएशन सामने आ जाएगी। बैंक रिकन्सिलिएशन का बुनियादी मकसद हमने जो पढ़ा वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक में आने वाले फ़र्क की जस्टिफिकेशन दी जाए कि ये फ़र्क क्यों आया है। ये फ़र्क मेरी गलती की वजह से, यानी कैश बुक की गलती की वजह से भी आ सकता है, और ये फ़र्क जो है वो बैंक की गलती की वजह से भी आ सकता है, और ये फ़र्क किसी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से भी आ सकता है। टाइमिंग डिफरेंस से मुराद ये है कि मेरे और बैंक के बीच में कोई ऐसा फ़र्क है जो कि ना मेरी गलती है ना बैंक की गलती है, बल्कि वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो ड्यू टू टाइम डिफरेंस फ़र्क पैदा कर रही है। जैसे अनप्रेजेंटेड चेक उसकी एक कॉमन एग्जांपल है, अनक्रेडिटेड चेक उसकी एक कॉमन एग्जांपल है। अनप्रेजेंटेड चेक में हम चेक इशू कर देते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन बैंक में वो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, इसलिए भी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ना ये मेरी गलती है ना ये बैंक की गलती है, मगर फ़र्क है टाइम का। 2-4 दिन में वो चेक बैंक में प्रेजेंट हो जाएगा तो फ़र्क खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अनक्रेडिटेड चेक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारी गलती तो नहीं होती हैं, लेकिन वो हमने बहरहाल उस पे एक्शन नहीं लिया होता। मसलन बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए हैं, मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए, क्योंकि मैंने एक्शन नहीं लिया अभी तक रिकॉर्ड करने का, तो अब मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, तो मसला हल हो जाएगा। कोई चेक डिसऑनर हो गया, मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, अब मैं उस डिसऑनर को रिकॉर्ड कर लूँगा, तो मामला ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से रिकन्सिलिएशन जो है वो प्रोसीड की जाती है। मसलन एक सवाल देखते हैं, जिस तरह कल हमने किया सवाल, एक और सवाल देखते हैं। एबीसी टेक्सटाइल्स। अच्छा, वो जो सवाल अभी मैंने आपको दिखाया कल वाला, उस सवाल में बुनियादी और इसमें बुनियादी फर्क क्या है? उस सवाल में हमें कैश बुक दे दी गई, बैंक स्टेटमेंट दे दी गई, हमने खुद कंपेयर किया, कंपेयर करके जो फर्क है उसको तलाश किया और फिर रिकन्सिलिएशन बनाई। दुनिया में ऐसे ही रिकन्सिलिएशन बनती है। अलबत्ता किताबों में प्रैक्टिस के लिए फिर वो इतनी तफसील में नहीं जाते। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार हमने कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर कर लिया है और हमने वो गलतियां, वो डिफरेंस पकड़ लिए हैं, हम आपको वो डिफरेंस बता रहे हैं, आप सिर्फ रिकन्सिलिएशन बना दें। सो इस तरह के सवाल में हमें डिफरेंस तलाश नहीं करने होते, डिफरेंस ऑलरेडी तलाश होके बयान कर दिए गए हैं, हमने सिर्फ उसकी रिकन्सिलिएशन बनानी है। ABC Textiles. While reconciling the bank statement with the cash bank book of ABC Textiles for the year ended 31st December 2013, you noted the following. Balance as per bank statement at 31st December overdrawn. ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। फिर आगे बताया जा रहा है चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। Markup on overdraft charged by bank on 2nd January was recorded in the cash book on 31st December. Collections made on 30th and 31st were not lodged with the bank till January 3. A bill which was due on December 29 was sent to the bank for collection and entered in the cash book. However, the proceeds were credited on 1st January. Subscription for a magazine was paid by the bank as per the auto debit instructions on December 1st. This transaction has not been recorded in the cash book.
A time barred check was replaced with a new check on 30th December and entered in the cash book without the previous check being cancelled reversed. Both the checks are included in 2 above. Discounts allowed on prompt payment to customers has been included in the cash book or bank book. ठीक है. A check received on December 21st was erroneously recorded in the credit side of the cash book. Okay. A check issued to the supplier was time barred as of January 2. Okay. A check for rupees 125,000 drawn by the company to pay for a new item of plant had been mistakenly entered in the cash book. As 12,500. 1,25,000 वाली चीज 12,500 पर रिकॉर्ड हो गई है. A check issued by the company has been entered in the credit column of the bank statement. Okay. चीजें हमारे सामने आ गई हैं. हम इसकी रिकंसिलिएशन का आगाज करते हैं. बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 806,436 का. बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओडी ओवरड्राफ्ट 806,436. बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है या डेबिट होता है? डेबिट होता है. डेबिट ही होता है. बिल्कुल ठीक बात है. कैसे पता चलता है? लायबिलिटी है तो फिर क्रेडिट होनी चाहिए. लायबिलिटी क्रेडिट होती है. नहीं, लेकिन लायबिलिटी तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस से रखती है. मगर वो कैश में रखती है. ठीक है. तो जो बैंक स्टेटमेंट होगा उसमें तो ऑपोजिट होगा. क्यों? क्योंकि वहां पे जो चीज हमारे यहाँ पे डेबिट हो रही है वहां पे क्रेडिट हो रही है. नहीं, लेकिन देखें, ये अकाउंटिंग की एक बड़ी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम डिफीट करने जा रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि है तो ये लायबिलिटी, लेकिन वहां पे ये डेबिट पे होगी. क्यों वहां डेबिट पे क्यों होगी? अगर लायबिलिटी है तो, अगर ये लायबिलिटी है तो इट शुड बी क्रेडिट. दोनों साइड में से क्या फर्क पड़ता है? लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखती है. अगर वो क्रेडिट बैलेंस नहीं है तो वो लायबिलिटी नहीं है. ठीक है. अब बताइए कि ये बैंक स्टेटमेंट में डेबिट क्यों है? अगर ये लायबिलिटी है तो ये डेबिट क्यों है? लायबिलिटी इट शुड बी क्रेडिट बैलेंस. नहीं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो बैंक स्टेटमेंट की तरफ से ही होता है ना. वो मेरी तरफ से तो नहीं होता, कैश बुक की तरफ से तो नहीं होता. मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम ये जो बात करते हैं ना कि यहाँ पे डेबिट है तो वहां पे क्रेडिट है, ये बात ठीक है, इसमें गलत नहीं है कोई बात. लेकिन ये स्टेटमेंट देना कि ये एक लायबिलिटी है और ये डेबिट होगी, ये लायबिलिटी डेबिट नहीं होती है. लायबिलिटी का तो क्रेडिट बैलेंस होता है. इसलिए कि ये बैंक की लायबिलिटी नहीं है, ये बैंक का एसेट है. बैंक के लिए ये क्या है? एसेट है. बैंक ने आपको कर्ज दिया हुआ है, बैंक ने आपसे पैसे वापस लेने हैं. ये बैंक का रिसीवेबल है. मेरी लायबिलिटी है, बैंक की लायबिलिटी नहीं है. बैंक का तो ये रिसीवेबल है. जाहिर है मेरी लायबिलिटी है तो मेरी किताबों में क्या होगा? क्रेडिट. और बैंक की रिसीवेबल है तो बैंक के लिए वो क्या होगा? डेबिट. किताबें उल्टी नहीं है, किताबें अपनी अपनी जगह सीधी हैं. मेरी तरफ से चूंकि वो लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट है, उसकी तरफ से चूंकि ये एसेट है इसलिए डेबिट है. ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर मैंने गुड्स किसी को सेल किए हैं तो मेरे लिए वो सेल है, उसके लिए वो परचेज है. तो मेरे लिए वो क्रेडिट है, उसके लिए वो डेबिट है. इसलिए नहीं कि उसकी किताब उलट चल रही है, नहीं, वो अपनी तरफ से सीधी बना रहा है. वो कह रहा है भाई मैंने परचेज की है, मेरे लिए ये डेबिट होगी. तो ये वाली कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा. बाकी जाहिर है ये तो बात ठीक है कि अगर यहाँ क्रेडिट है तो वहां पर डेबिट है, ये बात ठीक है. ओके. उसके बाद है जी चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड. इससे मुतल्लिक सवाल में भी हम जब नीचे पढ़ रहे थे तो दो चीजें मिली थी हमें. एक ये एक ये
इन तीनों को इकट्ठा पढ़ते हैं। चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। 31 दिसंबर पे 3,77,000 रुपए के चेक अनप्रेजेंटेड है। तो अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब क्या है कि मैंने चेक की इशू रिकॉर्ड कर ली है लेकिन बैंक में भी प्रेजेंट नहीं हुआ। यहां क्या कहता है? कहता है कि एक टाइम बार्ड चेक है जो कि हमने एक नए चेक से रिप्लेस कर दिया। टाइम बार्ड चेक वो चेक होता है जो कि इतना टाइम गुजार दे कि अब बैंक उसको पुराना होने की वजह से इनकार कर दे। पाकिस्तान में बैंकिंग में 6 महीने से ज्यादा पुराना चेक जो है वो बैंक एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब कोई चेक 6 महीने से ज्यादा पुराना हो जाए तो उसको फिर टाइम बार्ड, यानी उसका टाइम खत्म हो गया उसका, तो 6 महीने से ज्यादा हो गया है, तो कहता है एक टाइम बार्ड चेक है वो हमने रिप्लेस किया। अब जब टाइम बार्ड चेक हम रिप्लेस करेंगे तो दो तरीके हो सकते हैं। मैंने आपको चेक दिया, उसमें मैंने डेट लिखी 25 अप्रैल 2021 और आपको दे दिया। वो चेक आप कहीं दराज में रख के भूल गए, वो 8 महीने बाद आपकी दराज में से डिस्कवर हो गया। अब आगे दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि आप वो चेक वापस मेरे पास लेके आए, आप कहें जी आपने चेक दिया था 25 अप्रैल 2021 का, ये अब 8 महीने गुजर गए, अब तो ये बैंक नहीं लेगा, तो आप इसकी जगह मुझे नया चेक दे दें। मैं आपसे पुराना चेक वापस लूंगा और एक नया चेक बना के आपको दे दूंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? पुराने चेक की रिवर्सल डालनी चाहिए और फिर नए चेक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। मुझे दो काम करने चाहिए। दूसरा काम एक और मैं कर सकता हूं, मैं जस्ट उसकी डेट को काटूं, उसकी जगह लिखूं 18 अक्टूबर 2021 और वहां दोबारा से साइन कर दूं और वो चेक, वही वाला चेक आपको दोबारा पकड़ा दूं। यानी मैंने उसकी डेट काट के नई डेट लिखी और चूंकि कटिंग हुई है लिहाजा मैंने दोबारा सिग्नेचर कर दिया कि ये मैंने ही कटिंग की है, किसी और ने कटिंग नहीं की, और वो दोबारा आपको दे दूं। अब आप वो चेक बैंक में लेके जाएंगे, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब अगर मैं ये डेट कट करके आपको दे देता हूँ तो क्या मुझे कोई एंट्री डालने की जरूरत है? मुझे एंट्री डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस चेक की एंट्री पहले से डली हुई है, बस सिर्फ मैंने डेट कट करके आपको दोबारा से साइन कर दी है। तो ना मुझे आपको रिवर्सल करने की जरूरत है और ना ही नया चेक जारी करने की कोई जरूरत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ वो कहता है कि एक टाइम बार्ड चेक है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है एक नए चेक के साथ और उसको कैश बुक में एंटर भी कर दिया है, यानी उसकी एंट्री भी डाल दी है विदाउट द प्रीवियस चेक बीइंग कैंसल्ड। पिछले चेक को रिवर्स नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कैश बुक में एक ही पार्टी को इशू हुआ हुआ चेक दो दफा रिकॉर्ड हो गया, तो एक दफा खत्म करेंगे। अब जब इसको खत्म करेंगे तो क्या एंट्री डालेंगे? रिवर्सल ऑफ डुप्लीकेट इशूएंस, डुप्लीकेट इशू दो दफा रिकॉर्ड हो गया हुआ 5,000 का, तो उसकी रिवर्सल डालेंगे। अब मैंने जब इशू किया था तो क्रेडिट लिखा था, तो रिवर्स करूंगा तो डेबिट करूंगा। तो ज़ाहिर है दो दफा क्रेडिट किया हुआ ना, तो अब एक दफा डेबिट कर दूंगा। मैंने कल के लेक्चर में ये बात बताई थी कि हमने जब भी करेक्शंस करनी है, जब भी रिकंसाइलिंग आइटम्स लिखनी है, तो उनके डेबिट या क्रेडिट का फैसला कैश बुक की तरफ से करना है, बैंक स्टेटमेंट की तरफ से नहीं करना। तो हमने कैश बुक में इसको दो दफा क्रेडिट किया हुआ है, अब उसको एक मरतबा डेबिट कर दिया। अच्छा, इसका मतलब है ये वाला काम तो हो गया। अच्छा, वो कहता है बोथ ऑफ दीज चेक्स आर इंक्लूडेड इन टू अबव। इसका मतलब है मैंने दो दफा इशू रिकॉर्ड कर लिया ना, तो कहता है अनप्रेजेंटेड में भी वो दो दफा ही शामिल हो गया। अभी दो चेक है ना जो अनप्रेजेंटेड है मेरी। अब जब आप सोचें, जब मैंने अपनी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को टिक करना शुरू किया तो मेरी कैश बुक में एक चेक दो दफा 5,000 आ रहा है, वो दोनों दफा टिक नहीं हुआ होगा ना, पर अनप्रेजेंटेड है। देखें, एक चेक है मैंने आपको दिया, वो चेक टाइम बार्ड हो गया, आपने वो चेक ला के मुझे वापस दे दिया और मैंने आपको नया चेक दे दिया। मैंने पहले वाले चेक की रिवर्सल भी नहीं डाली, इसका मतलब वो क्रेडिट पे आ रहा है, और जो नया चेक दिया वो भी क्रेडिट पे आ रहा है। अब क्या ये चेक प्रेजेंट हो गया? पहले वाला तो आपने वापस मुझे पकड़ा दिया, वो तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, और दूसरे वाला चेक अभी अनप्रेजेंटेड ही है।
अब मुझे बताइए, जब मैं टिकिंग कर रहा हूँ तो क्या ये जो दो, एक दफा 5,000 आ रहा है और एक दफा फिर 5,000 आ रहा है, क्या इसके पैरेलल बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नजर आ रहा होगा? नहीं। तो क्या ये टिक होंगे? नहीं। तो क्या ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे? अनप्रेजेंटेड। तो कहता है वो इसके अंदर शामिल है। तो फिर क्या करें हम? एक दफा अनप्रेजेंटेड को डिलीट कर देंगे। क्यों? आपने रिवर्सल डाल नहीं दिया। अब जब रिवर्सल डाल दिया तो इसका मतलब एक 5,000 तो खत्म हो गया ना। तो फिर अब कितने चेक अनप्रेजेंटेड रह गए हैं? लेकिन इसमें कितने शामिल हैं? दो। इसका मतलब है इसको ठीक करूंगा मैं कहूंगा भाई 3,70,784 नफी 5,000। एक चेक तो रिवर्स हो गया। ये है मेरे अनप्रेजेंटेड चेक 3,72,784। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं। कहता है अ चेक इशूड टू सप्लायर। A check issued to a supplier was time barred as of January 2, 2014। कहता है हमने एक चेक दिया था 25,000 रुपए का, वो 2 जनवरी को टाइम बार्ड हो गया। क्या करें? हमने फैसला करना है 31 दिसंबर पे, क्योंकि हमारी रिकंसिलेशन किस डेट को बन रही है? 31 दिसंबर को। हमारा 2 जनवरी से ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक है 31 दिसंबर से, जिस डेट की रिकंसिलेशन बन रही है। 31 दिसंबर वाले दिन ये चेक क्या था? नहीं था। क्या था फिर? ये अनप्रेजेंटेड था और वो ऑलरेडी इसमें शामिल होगा। इसका मतलब है इसके लिए हमने कुछ भी नहीं करना, ये चेक ऑलरेडी उसमें शामिल होगा। तो इसके अंदर तो सारे चेक अनप्रेजेंटेड शामिल है ना। तो ये भी तो एक ऐसे ही चेक है जो हमने इशू किया था और अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। भाई जो चेक 2 जनवरी को टाइम बार्ड ही हो गया है, इसका मतलब 31 को वो प्रेजेंट तो नहीं हुआ था। अगर वो 31 को प्रेजेंट हो गया होता तो 2 को टाइम बार्ड कैसे होता? तो जो चीज 2 जनवरी को जाके टाइम बार्ड हुई है, इसका मतलब 31 को वो प्रेजेंट नहीं हुई है। और अगर वो 31 को प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो ऑलरेडी इसमें शामिल है। लिहाजा इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट वैसे ही किल हो गया। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 7 भी एड्रेस हो गया, 10 भी एड्रेस हो गया। 2 का हमने अनप्रेजेंटेड ठीक निकाल लिया 3,72,784। ये हम यहाँ लिख देते हैं अनप्रेजेंटेड चेक 3,77,784 नफी 5,000। 3,72,784 ये भी डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है? हमने पहले भी बात की थी कि ये कुछ चेक्स हैं जो हमने इशू किए हैं और हमने क्रेडिट पे रिकॉर्ड किए हैं, बैंक में ये पहुंचे नहीं है। तो हम कह रहे हैं अच्छा चलो अगर फर्ज करो हम इसको कैश बुक में डेबिट कर दें यानी रिवर्स कर दें तो क्या टैली होता है? तो हम इसकी रिवर्सल डेबिट रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद मार्कअप ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन January 2, 2014 was recorded in the cash book on 31 December 2013। कहता है एक बैंक ने 2 जनवरी को हमें मार्कअप चार्ज किया है, हमने वो 31 दिसंबर को रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में। सो ये एक मार्कअप है जो बैंक ने एक्चुअली मेरे बैंक में से काटा 2 तारीख को है, मैंने 31 को ही काट लिया, यानी मैंने कैश बुक में 31 को ही डिडक्शन रिकॉर्ड कर लिया। क्या करें? इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती है। रिवर्स कर देंगे। क्यों हमारी क्यों गलती है? नहीं, टैली तो हमने करना है। पहले देखें, पहले तो इस बात को समझना है। देखिए मैं बार बार कॉन्सेप्ट ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल आपका ठीक हो जाता है लेकिन पीछे थ्योरी भी ठीक होनी चाहिए। हमने सिर्फ टैली नहीं करना है, हमने पहले इस बात को समझना है कि ये गलती मेरी है या बैंक की है। ठीक है, जब मैं सही बात समझ जाऊंगा ना उसके बाद मैं कहूंगा अच्छा टैली करने के लिए यूं कर लेते हैं। ये अगली बात है। पहले ये तय करें कि ये गलती मेरी है कि बैंक की है। ये गलती मेरी है।
आपकी नहीं है। आपकी भी कैश बुक है, मेरी भी कैश बुक है। ओके, ये गलती हमारी है। ओके, क्यों हमारी है? मार्कअप 31 दिसंबर तक का ही मार्कअप था। देखे ना, पिछले महीने मेरा ओवरड्राफ्ट चल रहा था, चल रहा है, उस ओवरड्राफ्ट पे बैंक ने मार्कअप लिया है। दिसंबर के ओवरड्राफ्ट पे बैंक ने 2 तारीख को मार्कअप ले लिया है। ये मार्कअप तो दिसंबर का ही है। इंटरेस्ट जो होता है ना, वो हमेशा पीरियड गुजरने के बाद लिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं एक बैंक से फाइनेंसिंग करवा लेता हूँ जनवरी के महीने में 6 महीने के लिए। मैं कहता हूँ यार 6 महीने बाद आप मुझसे इंटरेस्ट भी ले लेना। अब 6 महीने खत्म कब होंगे? 30 जून को। तो बैंक मुझसे इंटरेस्ट कब लेगा? केड़ी 31 को? 30 जून को कैसे लेगा? 30 को कैसे लेगा? 30 को तो अभी पीरियड खत्म ही नहीं हुआ। यकम को लेगा, और यकम को तो वैसे छुट्टी होती है। 2 को ले लेगा, 2 को इतवार भी हो सकता है, हफ्ता भी हो सकता है। 3 को ले लेगा, 4 को ले लेगा। सो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मार्कअप हमेशा पीरियड खत्म होने के बाद लिया जाता है। आखिरी दिन आमतौर पर रिवाज नहीं है। बात का बैंक कर लेता है आखिरी दिन भी कि यार ये वाला मार्कअप आपने मुझे लास्ट डे पे ही दे देना है, तो हम लास्ट डे पे ही दिन में ही वर्किंग करवा लेते हैं, उसके साथ खुद टैली कर लेते हैं, और अभी आखिरी दिन खत्म नहीं हुआ होता और हम बिफोर खत्म हुए ही उसको पैसे दे देते हैं। ये ऐसा हो जाता है। लेकिन ज्यादातर बैंक का रिवाज क्या है कि वो पीरियड खत्म होने के बाद मार्कअप लेता है, क्योंकि जाहिर है 30 जून खत्म होगा, फिर यकम को या 2 को या 3 को वहां स्टाफ बैठ के कैलकुलेशन करेगा, किसी को चेक करवाएगा, अप्रूव कराएगा, क्लाइंट को भेजेगा, उससे रिकंसाइल करेगा। जब सारा कुछ ओके हो जाएगा तो कहेगा चलो इसको पेमेंट करो। तो 2, 4, 5 दिन इसमें लग जाते हैं। वो भी यही कह रहा है, कहता है बैंक ने 2 तारीख को मार्कअप काटा है। जाहिर है 31 दिसंबर तक का मार्कअप 2 तारीख को उसने काट लिया है। हमने पहले ही एडवांस ही हमने सोचा यार 31 तारीख तक का मार्कअप मैंने कैलकुलेट किया इतना बनता है, मैंने 31 को ये एंट्री डाल दी। मार्कअप डेबिट, बैंक क्रेडिट, मार्कअप एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब किसकी गलती है? किसी की भी गलती नहीं है। अब क्या है ये? फिर टाइमिंग डिफरेंस है कि मैंने 31 को लिख लिया, उसने 2 को लिख लिया। हम इसको टाइमिंग डिफरेंस एज्यूम कर सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस है कि ये हमारी गलती ही है। मुझे 31 दिसंबर को क्या एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए थी? नहीं, मुझे करनी चाहिए थी एंट्री, क्योंकि दिसंबर का मार्कअप रिकॉर्ड नहीं करना। मुझे एक्रूवल के तहत एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। मुझे कहना चाहिए था मार्कअप एक्सपेंस डेबिट, मार्कअप पेएबल क्रेडिट। और फिर जब 2 तारीख को या 3 तारीख को बैंक वो पैसे मेरे अकाउंट से काट लेता, तब मुझे एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए थी मार्कअप पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। हमने क्या किया? हमने 31 को ही एंट्री डाल दी, मार्कअप डेबिट बैंक क्रेडिट। ना अभी हमने बैंक को पेमेंट की है, ना बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे काटे हैं, ना अभी पेमेंट एक्चुअली ट्रांजैक्ट हुई है। ये तो मेरी लायबिलिटी है, अभी अभी पेमेंट हुई नहीं है। मुझे एंट्री लिखनी चाहिए मार्कअप एक्सपेंस डेबिट, मार्कअप लायबिलिटी पेएबल क्रेडिट। मैंने कहा नहीं, मार्कअप डेबिट बैंक क्रेडिट, गलत कर दी। अब मुझे ठीक करना है। क्या करूंगा? बैंक को डेबिट करूंगा। ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस तब होता है जब एटलीस्ट ट्रांजैक्शन मेरी तरफ से मुकम्मल हो जाए। मेरी तरफ से मुकम्मल हो जाए। मैं कहूं यार मैं तो लिखूं ना मेरी तरफ से हो गई है, मेरी तरफ से हो गई है। मार्कअप की ट्रांजैक्शन क्या मेरी तरफ से होगी? मेरी तरफ से ट्रांजैक्शन कब होगी? जब मैं पे करूंगा, या एटलीस्ट बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा कि तुम अपना मार्कअप अकाउंट से काट लो। फर्ज करें 30 जून को मैं बैंक को एक लेटर लिख देता हूँ कि जनाब हमारा 30 जून तक का मार्कअप इतना बनता है, ये आप आज हमारे अकाउंट से काट लें। तो मैंने 30 जून को लेटर दे दिया, बैंक ने नहीं काटे। बैंक ने कहा मैं यकम 2 को काट लूंगा, बैंक ने 2 तारीख को जाके काट लिए। अब क्या है? अब मैं कह सकता हूँ ये टाइमिंग डिफरेंस है कि मेरी तरफ से ट्रांजेक्शन पूरी हो, मैंने लेटर दे दिया उसे कि भाई काट ले, और मैंने एंट्री भी डाल दी है मार्कअप डेबिट बैंक क्रेडिट। उसने, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम किसी को चेक देते हैं, मैंने चेक लिख के दे दिया है, अभी आगे अब उसने नहीं जाके बैंक में प्रेजेंट किया तो उसका मसला है, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। ऐसे ही मैंने बैंक को लेटर लिख के दे दिया है कि भाई तुम अपने पैसे मेरे अकाउंट में से काट लो, बैंक ने नहीं काटे तो ये बैंक का मसला है, मैंने एंट्री डाल दी है।
लेकिन आमतौर पे जो राइट तरीका है वो यही है जो मैंने आपको बताया कि मार्कअप हमेशा कटता ही ये रन के बाद है। ये लेटर्स भी ये रन के बाद ही दिए जाते हैं आमतौर पे। तो इसीलिए मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ये मार्कअप मुझे 31 दिसंबर को रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहिए था, लिहाजा मैं उसकी रिवर्सल डाल देता हूँ। तो मार्कअप जो बैंक डेबिट कर दूंगा, जाहिर है बैंक पेमेंट क्रेडिट हुई है तो आप उसको डेबिट कर दो। मार्कअप recorded before deduction. एक 118 उसके बाद कहता है collections made on 30th and 31st were not lodged with the bank till January 3. collections हुई हैं 30 और 31 को, लेकिन वो हमने बैंक में जमा ही नहीं कराई 3 तारीख तक। 3 तारीख को जाके जमा कराई हैं। क्या इससे कोई फर्क पैदा होगा? पता नहीं, हो सकता है चेक है कि बैंक है, पता है नहीं है। बैंक ज्यूम कर ले, चेक ज्यूम कर ले, लेकिन वो उसने जमा ही नहीं कराया अभी तक। अनक्रेडिटेड तो तब नहीं होगा कि एक चेक आया, मैंने बैंक में जमा करा दिया, लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। कहता हमने जमा ही 3 तारीख को जाके कराए हैं चेक। यानी 31 दिसंबर को, अगर फर्ज करें कि 30th को 31 को लोगों से मुझे कलेक्शन आई है, चेक आए हैं को 50 लाख रुपए के, तो मेरे पास ही पड़े हुए हैं, बैंक में जमा ही नहीं कराए। जमा ही नहीं कराए, डिपॉजिट ही नहीं किए, और 3 तारीख को जाके डिपॉजिट किए। तो क्या ये अनक्रेडिटेड है? अनक्रेडिटेड तो तब होगा ना जब मैं बैंक में जमा करा दूं और बैंक में भी क्रेडिट नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि क्या ये रीजन ऑफ डिफरेंस है? क्या इसकी वजह से कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में फर्क आया होगा? आमतौर पे ऐसे ही होता है कि जब तक चेक आप जमा नहीं कराते तब तक रिकॉर्ड नहीं होता। तो अगर हम ये प्रिज्यूम कर लें कि ये कलेक्शंस हमने रिकॉर्ड ही नहीं की हैं, क्योंकि चेक जमा ही नहीं कराया, इसका मतलब है मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बैंक में भी नहीं रिकॉर्ड, तो फर्क तो है ही नहीं। इसका मतलब है इनकी वजह से फर्क नहीं आया। लेकिन अगर मैं वो ऊपर से जुमला पढ़ूं, while reconciling the bank statement with cash book following has been noted, तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को टैली करते हुए ये कैसे नोट हो गया? ये कहीं लिखा हुआ था तो नोट हुआ है। इसका मतलब है शायद इसका ये मतलब भी हो सकता है कि कलेक्शंस आई और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी, हालांकि बैंक में जमा कोई नहीं कराई। तो अनक्रेडिटेड जैसी ही चीज हो गई है, तो हमने कैश बुक में चेक डेबिट लिख लिया है, बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो अब ये अब मुझे इसमें डाउट है कि एग्जामिनर पता नहीं इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। वो इसको यूं इंटरप्रेट कर रहा है कि यार देखो कलेक्शंस क्योंकि जमा ही नहीं हुई, इसमें तो रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी, जब रिकॉर्ड नहीं हुई तो फर्क ही नहीं आया होगा। या वो उसको यूं दे रहा है कि ऊपर लिखा हुआ है कि रिकंसाइल करते हुए ये चीज नोट की है हमने, इसका मतलब नोट तो तभी किया जब वहां लिखी हुई थी। अब इसके दोनों मतलब निकल रहे हैं ना, तो अब मैं क्या करूं फिर? क्या करूं? इसको पेंडिंग कर दें, इसकी लाइन खाली छोड़ दें, सारा सवाल हल करें, देखें टैली इसके बगैर होता है कि इसके साथ होता है। ठीक है ना? अगर तो इसके बगैर ही जवाब टैली हो गया, इसका मतलब है कि इसको नहीं लिखना था। और अगर इसके बगैर 2.5 लाख का फर्क आ गया तो मैं कहूंगा यही 2.5 लाख थी, मैं डाल दूंगा। तो आपको इस तरह से स्मार्टली इसको हैंडल करना चाहिए। तो लिहाजा मैं इसकी लाइन खाली छोड़ देता हूँ। आगे चलते हैं। A bill which was due on December 29 was sent to bank for collection on 28 December. जिस तरह हम चेक जमा करा देते हैं ना, तो असल में होता क्या है, एक चेक है, मैं बैंक को देता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसके पैसे कलेक्ट कर दो मुझे,
बैंक दूसरे बैंक को भेज के पैसे कलेक्ट कर देता है। ऐसे ही कुछ बिल्स के पैसे भी बैंक कलेक्ट कर देता है। मैं बैंक से कहता हूँ कि जनाब ये एक कस्टमर है, उसने मुझे ये एक बिल साइन करके दिया हुआ है, ये बिल उसने मुझे फलां बैंक के जरिए दिया हुआ है, इस बिल के पैसे मुझे फलां बैंक के जरिए ही मिलने हैं, तो ये बिल मैं आपको दे रहा हूँ, आप जरा उस बैंक से पैसे कलेक्ट करके दे देंगे। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे चेक की कलेक्शन जाती है, ऐसी बिल की कलेक्शन भी चली जाएगी। ठीक है, तो यही कह रहा है, अ बिल which was due on December 29 was sent to the bank for collection on 28 December and entered the cash book. However, the proceeds were credited by the bank on 1st January. इसका मतलब है 31 दिसंबर पे ये अनक्रेडिटेड है, अनक्रेडिटेड बिल है 196,500। अनक्रेडिटेड बिल, अनक्रेडिटेड बिल। ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि जाहिर है हम उसको डेबिट रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब हम उसको रिवर्स कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है यार, अगर ये ना रिकॉर्ड करते तो टैली था कि नहीं टैली था। ओके, उसके बाद ये भी पेंडिंग है। उसके बाद है जी सब्सक्रिप्शन फॉर अ मैगजीन, बैंक ने पे कर दिए हैं ऑटो डेबिट पे 1 दिसंबर को, लेकिन हमने रिकॉर्ड ही नहीं की 3144 की। तो 3144 मैगजीन की सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन नॉट रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्ड कर लेंगे, जब रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद 7 नंबर हम कर चुके हैं। 8 नंबर, डिस्काउंट अलाउड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट टू कस्टमर हैज बीन इंक्लूडेड इन द कैश बुक। डिस्काउंट अलाउ किया है हमने और उसको कैश बुक में लिख दिए, कैश बुक के कॉलम में लिख दिए 10,500। क्या किधर लिखा होगा? ये नहीं बताया कि डेबिट पे लिख दिया कि क्रेडिट पे लिख दिया। अब हमें कॉमन सेंस में सोचना पड़ेगा कि डिस्काउंट अलाउड का कॉलम होता किस साइड पे, डेबिट पे या क्रेडिट पे? डेबिट पे होता है। आपको कैश बुक याद है ना, डिस्काउंट का कॉलम होता है, साथ बैंक का कॉलम होता है। तो गड़बड़ यही होगी ना कि पैसे डिस्काउंट के कॉलम में लिखने के बजाय बैंक के कॉलम में लिख दिए होंगे, तो किधर लिखे होंगे? डेबिट पे या क्रेडिट पे? देखिए ना, समझे, ये कैश बुक है, ये डिस्काउंट का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है। इसी तरह ये डिस्काउंट का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है। इसमें से डिस्काउंट अलाउड कौन सा है? ये वाला। तो कुछ डिस्काउंट अलाउड है 10,500, वो यहाँ लिखना था, यहाँ लिखने के बजाय गलती से बैंक कॉलम में लिखा गया। किधर लिखा गया? यहाँ पे कि यहाँ पे? यहाँ वाला लिखा गया होगा ना, साथ वाले में लिखा गया होगा कि पैसे यहाँ लिखने के बजाय यहाँ नहीं। गलती तो ऐसे हुई होगी, तो इसका मतलब कहाँ लिखा गया? ये डेबिट साइड होगी भाई। पैसे ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो पैसे यहाँ लिखने थे, गलती से साथ वाले कॉलम में लिखे गए, तो कहाँ लिखे गए? डेबिट पे लिखे गए। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट पे लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड mistakenly debited in कैश बुक, वो क्रेडिट कर देंगे 10,500। उसके बाद है अ चेक रिसीव्ड ऑन December 21 was erroneously recorded on the credit side of the cash book। चेक रिसीव हुआ है और वो गलती से कैश बुक के क्रेडिट पर रिकॉर्ड हो गया। उसको कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए था? डेबिट पे। अब गलती ठीक कैसे करेंगे? तो फिर करेक्शन तो नहीं हुई। एक चीज को
मैंने डेबिट पे लिखना था 5000 से, नहीं लिखा, मैंने इसको लिख दिया क्रेडिट पे 5000 से। अब आप कहते हैं इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये रिवर्स करेंगे तो ये क्रेडिट डेबिट आपस में कैंसिल होके नील हो जाएगा, तो जो डेबिट पे लिखना था 5000 वो तो रह गया। क्या करेंगे फिर? एक दफा दोबारा लिखेंगे, यानी इसका मतलब है कि एक चीज को डेबिट करना था 5000, नहीं किया, गलती से क्रेडिट कर दिया 5000, तो अब डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे, एक दफा उसको रिवर्स करने के लिए और एक दफा जो एक्चुअली रिकॉर्ड करना था उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो 10,000 से डेबिट करेंगे, 75 से है तो 15,000 से डेबिट करेंगे। चेक रिसीव्ड मिस्टेकनली क्रेडिटेड, अब हम उसको 15,000 से डेबिट करेंगे। दस नंबर, 11 नंबर, a check for rupees 125,000 drawn by a company to pay for a new item of plant had been mistakenly entered in cash book as 12,500। 1.25 लाख का चेक हमने पे किया है, क्रेडिट साइड पे लिखना था 1.25 लाख, गलती से 1,12,500 लिख दिए। अब क्या करें ठीक करने के लिए? डिफरेंशियल को डेबिट करें क्रेडिट करें? चलें कराएं। 12,500 कहाँ रिवर्स कहाँ करें? डेबिट करें या क्रेडिट करें? सोचें क्या हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब 12,500 डेबिट कर देंगे और फिर क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? इसका मतलब है 12,500 डेबिट करेंगे, 1,25,000 क्रेडिट करेंगे, तो नेट डिफरेंशियल इफेक्ट क्या है? 1,12,500 से क्रेडिट कर दिया, वही इफेक्ट आया ना, तो यही कर रहे थे डायरेक्ट। आप लहजा कर दें, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन बात तो यही है कि आपने कैश बुक को 1,25,000 से क्रेडिट करना था, 12,500 से क्रेडिट कर दिया है, इसका मतलब मजीद 1,12,500 से क्रेडिट करेंगे तो 1,25 पूरा हो जाएगा, तो 1,12,500 से क्रेडिट कर देंगे। अगर आप 25 को डेबिट करके, सॉरी 12.5 को डेबिट करके 1,25 को क्रेडिट कर दें तो भी ठीक है। Check of 125,000 was mistakenly recorded as 12,500. Last item. A check issued by the company has been entered in the credit column of the bank statement. एक चेक इशू की है, वो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड कर दी। हमने नहीं, बैंक स्टेटमेंट में। नहीं, हमारी डेबिट साइड अंडरस्टेट नहीं हुई है, तो हमारी तो नहीं हुई है ना, उनकी हुई है, उनकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, उनकी गलती है। मैं फिर वही वाली बात दोहराऊंगा, पहले मुझे ये एस्टेब्लिश करना है कि गलती मेरी है कि उसकी है, ये टाइमिंग डिफरेंस है। ये अगला मरहला है कि हम सोचेंगे कि यार इसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, वो बात की बात है। अभी तो ये मेरी गलती नहीं है, ये बैंक की गलती है। जब मैंने एक चेक इशू किया है, यानी मैंने पेमेंट की है, तो मैंने उसको कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड किया होगा? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे। बैंक स्टेटमेंट में उसको कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए था? डेबिट पे। कितने से? 13,200 से। बैंक स्टेटमेंट में एक चीज 13,200 से डेबिट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, क्या हो गई? 13,200 से क्रेडिट हो गई। अब करेक्शन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे ना। एक चीज को आपने डेबिट करना था 10,000 से, 15,000, 13,200 से, आपने क्रेडिट कर दिया है, तो पहले तो उस क्रेडिट की रिवर्सल डालेंगे और फिर जो एक्चुअली डेबिट पे रिकॉर्ड करना था
उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, तो टोटल रिकॉर्ड कितने से करेंगे? 26,400 से। क्या करेंगे, क्रेडिट या डेबिट? आए इसको लिखते हैं। फर्क तो है ना, फर्क तो है ना आपके और मेरे बैलेंस में, इसका फर्क है कि नहीं है? हम तो ये रिकंसिलिएशन में बता रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में ये फर्क है, बस, और तो कुछ नहीं कर रहे। तो 26,400। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि हम पहले ये स्टैब्लिश करेंगे कि ये गलती हमारी है कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन रिकंसिलिएशन में तो लिखेंगे। क्यों? बहरहाल फर्क तो है आपके मेरे बीच, उस फर्क को मैं लिख रहा हूँ कि भाई आपके मेरे बीच ये फर्क है। ठीक है, 26,400, ये क्या लिखेंगे इसे? चेक wrongly credited by bank, check issued wrongly credited by bank। ये बात भी ठीक हो गई। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके अंदर हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ। अगर हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होता तो फिर तो हम वो वाला काम कर रहे थे 2.5 लाख रुपए का साथ क्या करना है भाई, हम फिर टैली कर लेते ना, हम कहते अच्छा ये यहां से लेके आखिर तक सबको जमा तो फ्री करो, देखो जवाब टैली हो रहा है कैश बुक से। अगर टैली होता तो मैं कहता ठीक है, ना होता तो मैं कहता 2.5 लाख डाल दो। अब तो मुझे पता ही नहीं है कैश बुक का बैलेंस क्या है, बस उसने मुझे कहा ही यही है कि भाई बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इतना है, जरा कैश बुक का बैलेंस आप निकाल दें। तो मैं यही करूंगा कि सारे रिकॉन्सिलिएशन बना के निकाल दूंगा। अब मुझे नहीं पता कि 2.5 लाख डालने हैं कि नहीं डालने। अब फिर क्या करूं, इस तरह के सवाल में क्या करूंगा, अजम्पशन डालूंगा। मैं एक नोट लिखूंगा एग्जामिनर के लिए, नोट में मैं लिखूंगा कि इस लैंग्वेज से ये इंटरप्रिटेशन अखज की जा सकती है, या मैं लिखूंगा कि मैंने ये एज्यूम किया है कि इसकी ये इंटरप्रिटेशन है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं जो भी करूंगा बस मैं कर दूंगा। मैं यूं भी लिख सकता हूं कि मैं इट इज एज्यूम्ड that as these collections have not been lodged, these have not been recorded in the cash book, hence they are not reason of difference and no adjustment has been made। तो ये दो लाइनें मैंने लिखी और इसमें मैंने कुछ नहीं किया। या मैं लिखूंगा it has been assumed that although these collections have not been lodged, but it is assumed that these have been recorded in the cash book, hence they are reason of difference and adjustment has been shown। दोनों में से जो भी assumption देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका सवाल ठीक तस्वर होगा, एग्जामिनर कोई गलती इसको नहीं कहेगा। मैं वैसे ये कर सकता हूं कि अपन सोल्यूशन देख लेते हैं, उन्हें की assumption ली है 2.5 लाख लिया होगा, 250,600, यानी उसने भी यही assumption ली हुई है कि क्योंकि ऊपर ये तस्करा आ रहा है ना कि बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को कंपेयर करते हुए यू नोटेड फॉलोइंग, तो इसका मतलब है कि ये रिकॉर्ड हो गए होंगे। तो ये रिकॉर्ड हो चुके हैं, 2,50,600 के कलेक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुई, तो ये भी अनक्रेडिटेड कलेक्शंस की तरह या इसके लिए मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, यूं भी लिख सकता हूँ collections recorded but not yet lodged। कि हमने करेक्शन रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन अभी तक लॉज की नहीं है, तो रिकॉर्ड हमने डेबिट पे कर दिया, लॉज की नहीं है, तब इसको क्रेडिट कर देते हैं 250,600 से। बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट डेबिट सारे जमा कर लें, क्रेडिट सारे ज्यादा जमा कर लें और दोनों का डिफरेंस निकाल लें।
दैट्स इट। ये मेरे ख्याल डेबिट का टोटल है 13,49,300। अच्छा, आपका नेट रिजल्ट क्या है? 10,21,662। ये आपका बैलेंस है एज पर कैश बुक है। अच्छा, ये भी सही है कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अभी जब आपने ऊपर टोटल किए हैं तो डेबिट बड़ा था या क्रेडिट बड़ा था? डेबिट बड़ा था। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है? डेबिट। लेकिन ये तो बैंक स्टेटमेंट की तरफ से डेबिट है, तो उलट के कैश बुक की तरफ से क्रेडिट बन जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे मैं और बताना चाहता हूँ क्विकली यहीं पे ही, ताकि ये यहाँ पे रैप अप हो जाएगा। ये तो हमने सिर्फ रिकंसिलिएशन बनाई कि यार बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अगर इतना है तो कैश बुक का बैलेंस इतना है, तो दरमियान में डिफरेंस की रीजन क्या है? ये रीजन है। अब मैं आपको कहता हूँ कि यार तुम इस तरह करो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कैश बुक का करेक्ट बैलेंस क्या होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? ये कैश बुक का अनकरेक्टेड बैलेंस है, ये कैश बुक का अनकरेक्टेड बैलेंस है, ये भी बैंक स्टेटमेंट का अनकरेक्टेड बैलेंस है। कुछ गलतियां हमने की हैं, कुछ गलतियां उन्होंने की हैं, और कुछ टाइमिंग डिफरेंस है। तो अब करेक्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या होगा? मैं कहूंगा अच्छा 10,21,662 क्रेडिट, ये कैश बुक का बैलेंस है। इनमें से सिर्फ वो वाली आइटम्स जिनको हमने एक्चुअली ठीक करना है वो काउंट कर लेते हैं, तो कैश बुक का करेक्ट बैलेंस निकल आएगा। मसलन रिवर्सल ऑफ डुप्लीकेट चेक 5,000 डेबिट, ये मेरी गलती है, मैं ही ठीक करूंगा। देखें डेबिट नहीं बदला, डेबिट डेबिट ही रहेगा, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे थे वो कैश बुक के परस्पेक्टिव से कर रहे थे। ओके, अनप्रेजेंटेड चेक मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि तो टाइमिंग डिफरेंस है। मार्कअप रिकॉर्डेड, ये मेरी गलती है, मैंने क्यों रिकॉर्ड कर लिया वक्त से पहले। 118,686 डेबिट। अनक्रेडिटेड नहीं, अनक्रेडिटेड बिल्स, ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, मेरी कोई गलती नहीं है। सब्सक्रिप्शन हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब कर लेते हैं रिकॉर्ड। 31,44 क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड हमने गलती की थी, अब ठीक कर लेते हैं, 10,500 क्रेडिट। चेक रिकॉर्डेड मिस्टेकनली क्रेडिट, हमारी गलती है, हम इसको ठीक करेंगे। चेक 1,25,000 हमारी गलती है, इसको हम ठीक करेंगे। चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक की गलती है, हमारी तो नहीं है। कलेक्शंस नॉट, अगर ये अनक्रेडिटेड मान लूं तो ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, इसका मतलब है ये हमारी गलती है, इनको ठीक कर दें तो ये जो जवाब निकलेगा ये क्या जवाब होगा? करेक्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक। और जब मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा तो उसमें ये वाला बैलेंस है जो कि करेक्ट लेके जाऊंगा। जाहिर है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गलतियां ठीक करके ही बनती है, तो ये अपनी गलतियां ठीक करूंगा और फिर इसको लेके जाऊंगा। इसका रिजल्ट निकाल दीजिए। $10,21,662 क्रेडिट, इसमें से डेबिट नफी कर दें और क्रेडिट जमा कर दें।
क्रेडिट की रकम बड़ी है तो जाहिर है कि जवाब क्रेडिट में ही आएगा। ये 10,500 है। नहीं, ये नहीं हो सकता। 89,000 नहीं होगा, 8 लाख। क्या? क्या क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट ही। कैश बुक से कैश बुक पे ही आया हूँ, बुक बदली थोड़ी है। इसका मतलब है ये है करेक्टेड कैश बुक बैलेंस। ठीक है, तो अगर वो मुझसे ये सवाल पूछ लेता कि भाई बताओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बैंक बैलेंस कितना जाएगा, तो वो इतना जाएगा, 8,96,620 रुपए। यही बैलेंस मैं बैंक स्टेटमेंट से भी ट्रेस कर सकता हूं। यही बैलेंस मैं बैंक स्टेटमेंट से भी ट्रेस कर सकता हूं। मैं लिखता हूं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, वो कितना है? 806,436 डेबिट। वो चीजें जो कैश बुक में चली गई वो तो कैश बुक में चली गई, जो बाकी की बच गई हैं वो यहां आ जाएंगी सारी। 118 नहीं, 372,784 है ना, 372,784 डेबिट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 196,500 क्रेडिट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 26,400 डेबिट, और 250,600 क्रेडिट। आई एम कॉन्फिडेंट कि ये 8,96,620 ही आना चाहिए। आठ 96,620, 250,600। कितना? कैलकुलेशन में दोबारा देख लें। 806 लिखे, 806,436। मैं लिखवाता हूँ आपको, 806,436 जमा 372,784, 784 जमा नहीं नफी, नफी 196,500, नफी 250,600 जमा 26,400। माइनस 896,620। फिर उधर वाला लेफ्ट वाला टोटल ठीक नहीं हुआ होगा, उधर वाला करने जरा। इधर वाला कितना था? 7,58,000। जो अभी बैलेंस आया हुआ था आपके पास वो क्या था? इसमें जमा करें
89620, 89620, 7,58,501, 758,501, ये कह रहे हैं आप 520। ओके, इधर का टोटल दोबारा करते हैं। लिखें 10,1,021,662, उर्दू ठीक है ना, 1,021,662, नफी 5,000, नफी 118,686, जमा 3,144, 144, 3144, जमा 10,500, नफी 15,000, जमा 1,12,500। कोई फिक्र गलत होगी, दोबारा चेक कर लें। सबसे पहले आपने क्या लिखा था? 1,021,662, यही लिखा था। इसमें आपने माइनस किया 5,000, माइनस किया 1,18686, ऐड किया 3,144, ऐड किया 1,0500, माइनस किया 15,000, ऐड किया 1,12500। क्या जवाब आया? 10,09,120। अच्छा, फिर इसका मतलब है यहाँ पे कोई गड़बड़ है, फिर इसका टोटल गलत किया, फिर ये वाला टोटल ठीक नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये उसकी वजह कॉमन सी वजह है ना, 8,06,000 से 10,21,000 पे आए हैं। इसके अंदर जितनी चीजें हैं वही ली है ना, तो रिजल्ट सेम ही होना चाहिए, ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली सेम होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब है कि इसका टोटल ठीक नहीं निकला हुआ। ये देखें 7,58,520, ये तो आपका ठीक आया हुआ है, 7,58,520। इसका मतलब है कि गड़बड़ यहाँ पे है कि ये जो कैलकुलेशन की गई है इस ये टोटल ठीक नहीं है, इसका मतलब है ये टोटल ठीक नहीं है। फिर जब ये बदलेगा तो ये बदल जाएगा, ये बदलेगा तो ये बदल जाएगा। ठीक है, तो आप करेंगे तो ये 758 टैली होगा, 758,520 और 758,520 ही टैली होगा। अगर जवाब पॉजिटिव आ जाएगा तो डेबिट ही होगा, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो क्रेडिट। यानी जाहिर है कि जिसको आपने प्लस किया वो वाला बैलेंस, अगर प्लस आएगा तो वो वाला बैलेंस है, माइनस है तो वो वाला बैलेंस। 806,436, जमा 5,000, जमा 3,72,784, जमा 1,18,686, नफी नफी नफी, जमा नफी, जमा नफी 10,21,662। 806,436 तो सवाल में दिया हुआ था। 806,436। अच्छा चलिए ये देखें, 3,72,784, यहाँ से देखते हैं। 3,72,784 आ गया, 26,400, 26,400 आ गया, 2,50,600, 2,50,600 आ गया, 1,96,500, 1,96,500 आ गया। ये तो टैली हो गया पूरा। ठीक है, अब ऊपर आ जाते हैं। या 1,18,686, 1,18,686, 5,000, 5,000, 10,500, 10,500, 31,44, 31,44, 1,12,500, 1,12,500। ये 15,000 क्या है? ये 15,000 यहाँ नहीं नजर आ रहा, ये 15,000 आ गया।
ये 15,000 भी आ गया। नंबर पूरे हो गए, वही कुछ ही है। यहाँ पे आ रहा है जवाब 771,062। तो बेसिकली यहाँ 771,062 आना चाहिए। आठ सौ छः 436 जमा 5,000 जमा 372 784 जमा 118 686 नफी 196 500 नफी 3144 नफी 10 500 जमा 15,000 नफी 1,12,500 जमा 26,400 नफी 2,50,600। 771,062 ही आ रहा है यार। हाँ जी, कैलकुलेटर में फर्क नहीं है, आप ये आखिरी 2.5 लाख को ट्रेड नहीं कर रहे होंगे। 771 162 772 162 771,062। तो ये 771,062 यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे वही जवाब आएगा 758,520। टोटल अगर ठीक करेंगे तो जवाब ठीक ही आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रिकंसिलिएशन गॉट एंडेड। कल इंशाल्लाह हम कल कुछ पढ़ेंगे। चलें, कल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक हम पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। और होपफुली के कल के बाद हम मजीद इसमें कोई लेक्चर नहीं रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।